वेलकम टू द डिबेट, जहां हम तथ्यों, विचारों और अलग-अलग दृष्टिकोणों का गहराई से बौद्धिक विश्लेषण करते हैं। आज की हमारी ये वैचारिक चर्चा एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक पुरानी कॉलोनी से जुड़े माधवी और चंद्रकला के उस केस की। आप सभी शायद इस घटनाक्रम को जानते होंगे कि कैसे एक महिला पर झूठा आरोप लगता है, उसके बाद कुछ रहस्यमयी मौतें शुरू होती हैं और फिर वो खौफ एक पुरानी कॉलोनी से निकलकर पूरे शहर तक फैल जाता है। बिल्कुल। और इस केस ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बहुत गहरे हैं। मतलब ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। एग्जैक्टली। और आज हम यहाँ सिर्फ उन डरावने किस्सों को दोहराने नहीं बैठे हैं, हम इसके पीछे के जो असली मैकेनिज्म है उसे डिकोड करना चाहते हैं। हमारी चर्चा का मुख्य प्रश्न आज ये है कि क्या कॉलोनी की चुड़ैल का ये श्राप वाकई एक स्वतंत्र, फिजिकल और अलौकिक शक्ति थी जो उस जमीन और राख के जरिए काम कर रही थी, या फिर क्या ये मुख्य रूप से हमारे समाज के कलेक्टिव गिल्ट यानी एक सामूहिक अपराध बोध, अन्याय और डर का एक प्रतीकात्मक परिणाम था। एक ऐसा डर जिसे सिर्फ सच मान लेने से ही खत्म किया जा सकता था। और देखिए, यही वो पॉइंट है जहां हम दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। मेरा ये स्पष्ट तर्क है कि ये जमीन और राख से जुड़ी एक स्वतंत्र, अलौकिक और भौतिक शक्ति है। और मेरा मानना है कि ये घटना मुख्य रूप से सामाजिक अन्याय और उसी सामूहिक अपराध बोध का परिणाम है। तो चलिए अपनी अपनी पोजीशंस को थोड़ा साफ करते हैं। देखिए, मैं इस बात को दृढ़ता से मानती हूँ कि ये पूरी घटना, जिसे लोग अलौकिक कह रहे हैं, असल में एक बहुत ही गहरा सोशियोलॉजिकल फेनोमेनन है। अगर हम इतिहास में जाएं तो 70 साल पहले जमींदार रुद्र प्रताप सिंह ने चंद्रकला को बिना किसी सबूत के डायन डिक्लेयर कर दिया और जिंदा जला दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, दशकों बाद माधवी के साथ एग्जैक्टली वही होता है। माधवी को उसके पति की मौत के लिए समाज ने बिना किसी ट्रायल के हत्यारिन मान लिया, उसे बॉयकॉट कर दिया गया। दोनों ही मामलों में समाज का जो क्रूर रवैया था वो एकदम समान था। डॉक्टर नंदिता वर्मा की जो रिसर्च है वो ये साबित करती है कि ये श्राप बदले से नहीं बना था, ये अन्याय से बना था। जब कोई समाज अपने किए गए पापों को कंक्रीट के नीचे दबाने की कोशिश करता है तो वो दबा हुआ गिल्ट एक सामूहिक दुस्वप्न बनकर बाहर आता है। ये सुनने में बहुत पोएटिक लगता है कि ये समाज का रिफ्लेक्शन है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। ये सच है कि इस पूरी ट्रेजेडी की शुरुआत एक बहुत बड़े अन्याय से हुई थी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जो परिणाम सामने आए वो महज एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना या सामूहिक डर से कहीं ज्यादा थे। हमें ये समझना होगा कि ये कनेक्शन पूरी तरह से फिजिकल था। माधवी का घर ठीक उसी जगह पर बना था जहां 70 साल पहले चंद्रकला को जलाया गया था, और उसकी राख उसी मिट्टी में मिली थी। लेकिन जमीन का वही होना तो... मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब माधवी कमजोर पड़ी तब चंद्रकला की उस पुरानी आत्मा ने माधवी के शरीर को अपना माध्यम बना लिया। आप इसे सिर्फ एक सामाजिक अपराध बोध नहीं कह सकते, क्योंकि कोई गिल्ट किसी की जान नहीं ले सकता। ये एक हिंसक शक्ति थी जिसने गार्ड रामलाल, उन 3 ब्लैकमेलर्स और यहां तक कि उन यूट्यूबर लड़कों की जान ली। ये महज डर नहीं था, ये उस जमीन की चेतना बन चुकी थी। मैं आपकी इस फिजिकल शक्ति वाली बात को समझती हूँ, लेकिन चलिए जरा श्राप के लक्ष्य को देखते हैं। अगर ये सिर्फ एक अंधी और हिंसक सुपरनैचुरल शक्ति थी तो उसने सबसे पहले किसे मारा? उन 3 आदमियों को जो माधवी के पति को ब्लैकमेल कर रहे थे। तांत्रिक भैरवनाथ ने अपने विजन में साफ देखा था कि उन तीनों की वजह से ही उसके पति ने सुसाइड किया था। तो आपका मतलब है कि वो आत्मा इंसाफ कर रही थी? बिल्कुल। वो हत्याएं कोई रैंडम किलिंग्स नहीं थी। वो ऊर्जा एक मॉरल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। जब कानूनी और सामाजिक व्यवस्थाएं न्याय देने में फेल हो जाती हैं तो ये कलेक्टिव एनर्जी खुद न्याय का रूप ले लेती है। वो तीनों ब्लैकमेलर्स उस अन्याय का सीधा प्रतीक थे। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर ये ऊर्जा सिर्फ एक मॉरल बैलेंस बना रही थी, अगर इसका मकसद सिर्फ न्याय था, तो मुझे ये बताइए कि इसमें निर्दोष लोग क्यों मारे गए? राहुल, पूजा और उनकी 10 साल की बेटी रिया का क्या कसूर था? उनका उस घर में आना ही एक तरह का ट्रिगर था। लेकिन ट्रिगर कैसे? रिया तो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी।
जब उस आत्मा ने रिया के शरीर पे कब्जा किया और उसके थ्रू कहा, तुम लोग क्यों आए यहां, ये मेरा घर है, तो क्या वो कोई मॉरल जस्टिस था? गार्ड रामलाल का क्या अपराध था? या फिर आरिफ, वो रिसर्च करने वाला छात्र जो असल में चंद्रकला को सम्मान देकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था, उसे क्यों गायब कर दिया गया? आरव का गायब होना एक ट्रेजेडी थी, मैं मानती हूँ। वो ट्रेजेडी इसलिए हुई क्योंकि ये कोई इंसाफ की देवी नहीं थी। ये एक आजाद, अंधी और खतरनाक ताकत बन चुकी थी जो अपनी टेरिटरी मार्क कर रही थी। जो भी उस जमीन पर कदम रखता वो उसका शिकार बन जाता। आप उन यूट्यूबर्स अंश, विवेक और करण को ही देख लीजिए। अंश ने अपने आखिरी कैमरा फुटेज में साफ कहा था कि वो अब हमारे साथ है। ये कोई साइकोलॉजिकल गिल्ट नहीं है, ये एक भौतिक खतरे का सबूत है। यूट्यूबर्स का इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसे दूसरी तरह से फ्रेम करूंगी। अंश और उसके दोस्त वहां क्या कर रहे थे? वो उस दर्द को एंटरटेनमेंट में बदलने गए थे। वो मॉडर्न सोसाइटी की उस आदत का प्रतीक थे जहां लोग दूसरों के दुख में मजा लेते हैं। और जहां तक राहुल के परिवार या आरव की बात है, हमें यहाँ दो महिलाओं चंद्रकला और माधवी के दर्द के एक होने को समझना होगा। आप फिर से इसे एक सिंबल बना रही हैं। क्योंकि ये सिंबॉलिक है। ये दर्शाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। माधवी को शमशान की आग के सपने आना इस बात का प्रमाण है कि अन्याय की यादें खत्म नहीं होती। जब तक समाज अपनी गलतियों से नहीं सीखता, पुरानी चेतना नए रूप में जागृत होती है। मैं आपके इस वैचारिक ढांचे को चुनौती देना चाहूंगा। आप इसे यादें और चेतना कह रही हैं, लेकिन कहानी की डिटेल्स हमें कुछ और ही बताती हैं। पुरानी हवेली टूटने के बाद नई कॉलोनी उसी सेम जमीन पर बनी थी। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां काम करना चाहा तो बिल्डर का एक्सीडेंट क्यों हुआ, कंपनी दिवालिया कैसे हो गई? अब कहा था वो चुड़ैल नहीं है, वो इस जगह की रखवाली कर रही है। ये साबित करता है कि शक्ति जमीन के कण कण में लिटरली फिजिकली बस चुकी थी। ठीक है, अगर हम मान भी लें कि वो शक्ति उस जमीन तक सीमित थी, तो फिर उस फेज का क्या जब वो डर पूरे शहर में फैल गया? जरा सोचिए, जब मॉल की खुदाई हुई और वो काली मिट्टी शहर के अलग अलग हिस्सों में, स्कूल, सड़क, अपार्टमेंट्स में गई, तो क्या हुआ? वो श्राप पूरे शहर में फैल गया। नहीं, श्राप नहीं फैला, डर फैला। वो बिल्कुल एक वायरस की तरह था, एक मनोवैज्ञानिक खौफ। एक बुजुर्ग पंडित ने भी कहा था कि ये डर की ऊर्जा है, जितना लोग इसका नाम लेंगे उतनी ही मजबूत होगी। ये साबित करता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। डर तब तक हावी रहता है जब तक हम उसे अपने दिमाग में जगह देते हैं। मैं यहाँ मजबूत असहमति जताऊंगा। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं था। अगर ये सिर्फ मास हिस्टीरिया था तो उस लाइव स्ट्रीम करने वाली लड़की का क्या हुआ? उसके कमरे में भौतिक रूप से एक आकृति का बनना और फिर उस लड़की का पूरी तरह से गायब हो जाना, क्या एक मनोवैज्ञानिक डर किसी को हवा में गायब कर सकता है? लेकिन कैमरे में ट्रिक्स भी तो हो सकती हैं, या मास हिस्टीरिया में लोग चीजों को अलग तरह से। और बाकी घटनाओं का क्या? जिस जिस जगह वो काली मिट्टी गई, वहां रात के ठीक 12 बजे लाइट का कट जाना और छतों पर परछाइयां दिखना, ये कोई भ्रम कैसे हो सकता है? क्या मास हिस्टीरिया पावर ग्रिड को ठप कर सकता है? ये साबित करता है कि यह एक अलौकिक संक्रमण था, एक सुपरनैचुरल कंटेजियन जो राख के हर एक फिजिकल कण के साथ फैल रहा था। मैं समझ रही हूँ कि आप उन फिजिकल सबूतों पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन अगर ये एंटिटी इतनी ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट थी, तो मुझे एक बात समझाइए। तांत्रिक भैरवनाथ और छात्र आरव, इन दोनों के अनुष्ठान फेल क्यों हो गए? क्योंकि वो एंटिटी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी। नहीं, इसलिए नहीं। जब आरव ने पूजा की तो धुएं से बनी उस आकृति ने स्पष्ट रूप से कहा, अब न्याय नहीं, सिर्फ बदला। ये अनुष्ठान और तंत्र मंत्र इसलिए विफल हुए क्योंकि वो मूल कारण को एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। वे उसे एक भूत मानकर भगाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो उनका फेल होना मेरी ही बात को साबित करता है। वो एक इतनी भयानक फिजिकल एनर्जी बन चुकी थी कि वो मंत्रों की सीमा से बाहर हो गई थी। और यहीं पर डॉक्टर नंदिता वर्मा का हस्तक्षेप पूरे विषय को स्पष्ट कर देता है। आप कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो फिर डॉक्टर नंदिता ने उसे कैसे शांत किया? उन्होंने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, उन्होंने सच्चाई पहचानी। उन्होंने मॉल की नींव वाली जगह पर एक सार्वजनिक सभा बुलाई, पूर्वजों की गलती की सामूहिक स्वीकारोक्ति की गई और चंद्रकला व माधवी के लिए एक स्मारक बनाया गया। मैं मानता हूं कि वो सार्वजनिक सभा काम कर गई। डार्क फिजिकल एनर्जी थी, तो वो महज सच मान लेने से क्यों शांत हो गई? अंतिम दृश्य में उस आत्मा की आंखों में गुस्सा नहीं, शांति थी।
ये प्रमाणित करता है कि श्राप भौतिकता से ज्यादा स्वीकारोक्ति और सत्य का भूखा था। देखिए, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि डॉक्टर नंदिता का तरीका काम कर गया। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि अन्याय ही वो मूल कारण था जिससे ये सब शुरू हुआ। लेकिन मैं इस तथ्य पर कायम रहूंगा कि उस अन्याय ने एक बेहद शक्तिशाली, जमीन से जुड़ी भौतिक और अलौकिक शक्ति को जन्म दिया था। अगर वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गिल्ट होता तो वो लोगों को फिजिकली गायब नहीं करता। सच बोलने से वो शांत जरूर हुई, लेकिन उसकी तबाही किसी दिमाग का वहम नहीं थी। मुझे लगता है कि हम चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूं तो मेरा मुख्य तर्क यही रहेगा कि भूत घरों में नहीं, हमारे किए गए अन्यायों में रहते हैं। इतिहास में जब भी सच को दबाया जाता है तो वो समाज के लिए एक ऐसा सामूहिक खौफ बन जाता है जिसका समाधान केवल सत्य की स्वीकारोक्ति में ही होता है। और मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि अन्याय ही मूल कारण था। मैं सहमत हूं, लेकिन उस अन्याय ने एक बेहद खौफनाक भौतिक वास्तविकता को जन्म दिया। वो जमीन, वो राख, उन्होंने उस दर्द को एब्जॉर्ब करके एक असली फिजिकल खतरे का रूप ले लिया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम दोनों कम से कम इस एक बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि इतिहास में किए गए गलत काम और निर्दोषों का उत्पीड़न समय के साथ बहुत भयानक रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, और सत्य को दबाना कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता। सही कहा। तो हम अपने श्रोताओं को यह सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि क्या डर का असली स्रोत वो जगह होती है जहां भयानक घटनाएं घटती हैं, या फिर वो समाज होता है जो उन घटनाओं को जन्म देता है। स्रोत सामग्री में छिपे हुए इन गहरे अर्थों की सराहना के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी भूत घरों में नहीं रहते, वे हमारे किए गए अत्याचारों में रहते हैं।